हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष जैन वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एम्बिशियस एकेडमी इंदौर पे। कंप्यूटर दैट इज IT 402 क्लास 10th का हमारा पार्ट बी पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने वेब एप्लीकेशंस, स्प्रेडशीट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। चैनल पे जाएंगे आप तो आपको वहां पे प्लेलिस्ट दिख जाएगी सारी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर कर दूंगा सारी प्लेलिस्ट का, जिससे आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम IT 402 क्लास 10th का पार्ट ए जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द फर्स्ट यूनिट कम्युनिकेशन स्किल्स। इस कम्युनिकेशन स्किल्स में टोटल हमारे 5 सेशंस हैं। हम सेशन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन से। तो कम्युनिकेशन होता क्या है, पहले हम वो चीज से स्टार्ट करेंगे। तो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम हमारे ओपिनियंस, हमारे आइडियाज, हमें जो इंफॉर्मेशन मालूम है वो दूसरों तक पहुंचाते हैं। भले ही वो 2 पर्सन हो, 3 हो, 4 हो, 1000 हो, इट डिपेंड्स कि आप किससे बात कर रहे हैं और किस इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो इस पूरे क्राइटेरिया जो भी मैंने बताया, इस पूरे को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं अभी कम्युनिकेशन के बारे में, तो मैं भी आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूं। सो दिस इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ हमारी डेली लाइफ में नहीं, हम इसको प्रोफेशनल करियर में भी यूज करते हैं। हमारे प्रोफेशनल करियर में कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। हम कहीं पर भी अगर जाते हैं, बात करते हैं, प्रोफेशनली जॉब करते हैं या कहीं पे किसी वर्क के लिए जाते हैं, तो वहां पर हमें प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी। दैट मीन्स हमारा कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो बहुत बेहतर होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन के लिए लोग अलग अलग तरीके यूज करते हैं। मे बी पॉसिबल कि वो लिखकर यूज करें, मे बी पॉसिबल वो बोलें, गेस्चर्स, एक्शन परफॉर्म करें। अलग अलग मेथड्स होती हैं कम्युनिकेशन को करने की। तो वहीं पे हम सीधे आते हैं, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती हैं। तो टोटल 3 मेथड्स होती हैं कम्युनिकेशन की। एक मेथड होती है वर्बल, एक होती है नॉन वर्बल और एक होती है विजुअल कम्युनिकेशन। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारे वर्बल कम्युनिकेशन से। वर्बल कम्युनिकेशन, जैसा कि वर्ड बता रहा है वर्बल, वर्ब यूज करेंगे, मतलब वर्ड्स का यूज करते हैं। तो ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड्स का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। तो जब लोग वर्ड्स को यूज करते हैं अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स और आइडियाज को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है ओरल कम्युनिकेशन एंड एक होता है रिटन कम्युनिकेशन। तो हम यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन देखते हैं। ओरल कम्युनिकेशन में आपकी अटेंटिवनेस चाहिए होती है, एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए होती है ऑन द पार्ट ऑफ द रिसीवर। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, मतलब अगर मैं बोल रहा हूं, आप सारी चीजें सुन रहे हैं, तो आप अटेंटिव होंगे, आप मुझे सुनना चाहेंगे, तो ही ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो पाएगा। अदरवाइज ये कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जैसे अगर आप वीडियो देख रहे हैं मेरी, मैं बोल रहा हूं, आप कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और आपके माइंड में चल रहा है, तो वहां पे ये कम्युनिकेशन जो होता है ये कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ये सेंटेंस लिखा गया है कि जब भी कोई ओरल कम्युनिकेशन करता है, जैसा कि मैं बोल रहा हूं, तो दिस इज अ टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो इस कम्युनिकेशन में आपकी अटेंटिवनेस होनी चाहिए एंड एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ द रिसीवर। जो उसको सुन रहा है, जो मेरी बात सुन रहा है, वो उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो दिस इज हाउ ओरल कम्युनिकेशन वर्क्स। यहाँ पे भी हम वर्ड्स का ही यूज करते हैं, क्योंकि हमने बोला वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो मैं बोल रहा हूं, दैट मीन्स आई एम यूजिंग वर्ड्स। तो ये ओरल कम्युनिकेशन है। यहां पर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। तो फैक्टर्स टू इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स पे हम आ जाते हैं फटाफट से। सबसे पहली चीज आती है स्पीच। स्पीच जो होती है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। किस तरह से, जब आप किसी से बोल रहे हैं, किसी को आप कोई चीज समझा रहे हैं, तो इतना क्लैरिटी के साथ बोलना होता है कि सामने वाला आपकी बात समझ पाए। मैं फटाफट फटाफट बोल दूंगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो वहां पे ये स्पीच लैग कर जाएगी आपकी, और सामने वाले को आप क्या बोलना चाह रहे हैं वो नहीं समझ पाएगा। तो उसके लिए आपकी वॉइस में, आपके कम्युनिकेशन में, आपका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि सामने वाला आपको समझ पाए। प्रोनाउंसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कई लोग कई चीजों को गलत बोल देते हैं और हम उसको गलत समझ लेते हैं, सो वो मिसकम्युनिकेशन कहलाता है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए
आपको स्पीच इंप्रूव करनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग पे आते हैं, जो चीज आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी वो है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मीन्स आपको वर्ड्स जो होते हैं वो सही वर्ड्स का सही जगह पर यूज करना जरूरी है। कई लोगों को कई वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होता है, लेकिन वो उन वर्ड्स को यूज करते हैं। तो जब मीनिंग नहीं पता होता है तो क्या रिजल्ट आता है कि वो गलत जगह उस वर्ड को यूज कर लेते हैं। तो दिस इज हाउ आपकी वोकैबुलरी अगर अच्छी नहीं होगी तो आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा नहीं हो पाएगा। थर्ड थिंग जो कि हमें जरूरी होती है वो है रिदम। रिदम मतलब, रिदम जो होता है उसको हम बोलते हैं इंटोनेशन। इंटोनेशन मतलब आपका जो पिच लेवल है उसमें जो वेरिएशन आते हैं वो रिदम बरकरार रहनी चाहिए। हर समय एक ही रिदम में आपको बोलना चाहिए, उस रिदम को मेंटेन करके रखना है। अगर आपने रिदम ब्रेक कर दी तो मे बी पॉसिबल ऑडियंस आपसे डिस्ट्रैक्ट हो जाए, मे बी पॉसिबल ऑडियंस आपसे चिढ़ने लग जाए, तो वहां पे कम्युनिकेशन वापस से लैक करने लग जाता है। तो रिदम जो होती है वो आपकी मेंटेन होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है टोन। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, अगर मैं चीख चीख के पढ़ाऊंगा तो वो एक गलत चीज हो जाएगी, और अगर मैं बहुत ही ज्यादा लो वॉइस में पढ़ाऊंगा तो वो भी एक बहुत ही गलत चीज हो जाएगी। तो ये टोन है, ये टोन स्पीकर को समझना चाहिए कि उसको किस टोन में कब बात करनी है, जिससे उसका कम्युनिकेशन जो हो वो कंप्लीट हो पाए और सामने वाला जो उसको सुन रहा है वो उसकी सारी बातें कंप्लीटली समझ पाए। नेक्स्ट एंड लास्ट चीज आती है जो आपके कम्युनिकेशन को इंप्रूव करती है, वो है पिच। तो पिच जो होती है, दिस इज द लाउडनेस या फिर सॉफ्टनेस। जब कोई स्पीकर बोलता है तो उसकी लाउडनेस कितनी है, उसकी सॉफ्टनेस कितनी है, दिस इज पिच। तो हमेशा एक क्लियर, स्लो एंड कन्वर्सेशनल टोन में किसी भी स्पीकर को बोलना चाहिए ताकि सामने वाला उसको क्लियरली समझ पाए। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है हमारा टिप्स टू इम्प्रूव ओरल कम्युनिकेशन। हम हमारा ओरल कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें बोलना है, मतलब अभी मैंने बताया आपको, आपकी स्पीच, वोकैबुलरी, रिदम, टोन, पिच, ये सारी चीजों पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। जहां पे जो पर्टिकुलर करेक्ट स्पीच होगी, वोकैबुलरी होगी, रिदम होगी, ये सारी चीजें आपको यूज करनी है। तो हम इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, हमने फैक्टर्स देखे, अब उन फैक्टर्स पे हमको वर्क करना है। तो उन फैक्टर्स पे वर्क करने के लिए आपको सबसे पहला काम करना होगा रीड आउट लाउड। जब आप अकेले हो, अकेले में कोई भी चीज आप न्यूज़पेपर ले लें, बुक ले लें, उसको लाउडली रीड करें। ठीक है, आप कैसा रीड कर रहे हैं वो अपने आप को सुने अकेले में, रीड आउट लाउड। तो जब आपकी टंग फ्री होगी, आप बार बार उस चीज को पढ़ोगे, बार बार एक लैंग्वेज को रीड करेंगे। हम सपोज इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करते हैं, बार बार अगर हम किसी भी चीज को रीड करेंगे तो हम उसमें फ्लुएंट हो जाएंगे, हमारी टंग उसके साथ फैमिलियर हो जाएगी और हम आसानी से उस चीज को रीड कर पाएंगे। सेकेंड थिंग आती है मेक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ योर रीडिंग। मतलब जब हम पढ़ते हैं तो उसको रिकॉर्ड करो। हम बोल रहे हैं, बोलते हैं, रीड करते हैं, तो फोन ले लो, फोन में आप उस वॉइस को रिकॉर्ड कर लो। जब आप रिकॉर्ड करके उसको सुनोगे बाद में तो आपको समझ में आएगा कि आपकी क्या गलती है। क्योंकि जब हम किसी और को सुनते हैं तो हम भी कमेंट करते हैं कि नहीं इसकी वॉइस अच्छी नहीं है, हमें समझ में नहीं आया क्या बोला। तो जब आप खुद को सुनोगे तो आप उसको भी जज कर पाओगे कि आपको बोलना कैसे चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इंप्रूव कर पाओगे। थर्ड चीज आती है टॉक टू पीपल इन अ मैनर दैट शोज इंटरेस्ट। लोगों से इस तरह से बात करनी चाहिए कि ऐसा लगे कि हाँ आप बात करने में इंटरेस्टेड हो। कई लोगों की आदत होती है बात किसी और से कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है, दिमाग में कुछ और सोच रहे हैं। तो इससे क्या होता है, सामने वाले पर्सन को ये लगता है कि आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। सो ये एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है टेक पार्ट इन एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व्स पब्लिक स्पीकिंग। आपको ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए जहां पे पब्लिक स्पीकिंग होती है, ताकि आप जब पब्लिक के सामने बोलोगे तो आप खुलोगे उस चीज से, आपका हेजिटेशन कम होगा, जिसकी वजह से आप प्रॉपरली कम्युनिकेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं रिटन कम्युनिकेशन पे। तो रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, ये तो ओरल कम्युनिकेशन देख लिया जहां पे हम सब चीजें बोलते हैं। नाउ रिटन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। भूलना मत, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन सिर्फ ये नहीं होता ओरल बोलना। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब आप कम्युनिकेशन के लिए वर्ड्स को यूज कर रहे हो। तो जब हम लिखते हैं, जब भी वर्ड्स को यूज करते हैं, इसीलिए रिटन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसका मतलब ही होता है कम्युनिकेटिंग थ्रू रिटन वर्ड्स। जब हम कुछ लिखी हुई चीजें होती हैं उससे सामने वाले से बात करना चाहते हैं तो वो होता है रिटन कम्युनिकेशन। जैसे आपकी कंप्यूटर की बुक है,
वो जिसने लिखी वो आपसे रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहा है, बिकॉज उसने बुक लिखी है, वहां पे रिटर्न वर्ड्स हैं, तो वो रिटर्न वर्ड्स भी आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, आप उससे सीख पा रहे हो। नेक्स्ट आता है रिलायबल देन स्पीच। स्पीच से ये रिलायबल होता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो कई बार ध्यान कहीं और होता है, हम उसके ध्यान ना देते हुए कुछ और सुन लेते हैं, तो सामने वाले ने कुछ और बोला लेकिन हमने कुछ और सुन लिया, तो इससे मतलब ही चेंज हो जाता है, कई बार ऐसा होता है। तो हम स्पीच पे रिलाय इतना नहीं कर सकते जितना रिटर्न कम्युनिकेशन पे कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि इट क्रिएट्स अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, कि हाँ तुमने ऐसा बोला था। अब अगर कोई ओरल कम्युनिकेशन करता है तो वो अगर ये भी बोल दे कि नहीं मैंने तो बोला ही नहीं ऐसा, तो यू विल नॉट हैव एनी एविडेंस अबाउट इट। लेकिन अगर कोई लिख कर दे देता है तो वहां पे एविडेंस होता है कि हाँ यू सेड दिस, यू हैव रिटन इट, तो उसके लिए हमारे पास एक रिटर्न कम्युनिकेशन में एक एविडेंस हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप अपने रिटर्न कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव करेंगे। अब हमने तो देखा अभी ओरल कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव करेंगे, अब हम देखेंगे कि हम रिटर्न कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, एक्सपांड योर वोकैबुलरी एंड लर्न न्यू वर्ड्स। जो चीज ओरल कम्युनिकेशन में आई थी वही चीज यहाँ रिटर्न कम्युनिकेशन में भी आई है, कि आपको आपकी वोकैबुलरी को एक्सपांड करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा शब्दों का ज्ञान होना चाहिए ताकि आप आसानी से जो कहना चाह रहे हैं वो सबको बता पाए। नेक्स्ट आता है लर्न टू स्पेल वर्ड्स करेक्टली। अगर आपने किसी भी चीज की स्पेलिंग गलत लिख ली तो वहां पे वो वर्ड चेंज हो सकता है, मे बी पॉसिबल आप कुछ और लिख रहे हो और कुछ और लिख दिया हो, तो उस केस में सामने वाला गलत समझ लेगा और वहां पे वो कम्युनिकेशन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए स्पेलिंग प्रॉपर आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट आता है रीड रेगुलरली। आप पढ़ें रेगुलरली, जैसा हमने ओरल कम्युनिकेशन में भी सीखा कि हमें पढ़ना चाहिए रेगुलरली, वैसे ही रिटर्न कम्युनिकेशन के लिए भी आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तभी आपको वर्ड्स का एक प्रॉपर एग्जैक्ट सही नॉलेज मिलता है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव योर ग्रामर। अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करें, क्योंकि अगर आपकी ग्रामर इम्प्रूव नहीं है तो आप प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, और अगर सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होगी प्रॉपर तो फिर से कम्युनिकेशन आपका प्रॉपर नहीं रहेगा। नेक्स्ट आता है ऑलवेज राइट टेक्स्ट कीपिंग योर ऑडियंस इन माइंड। मतलब लिखना क्या है ये चीज आपको कैसे डिसाइड करना है, आप लिख किसके लिए रहे हो उससे डिसाइड करना है। अगर आप एक छोटे बच्चे के लिए लिख रहे हो कुछ उसको सिखाने के लिए, तो आपको ऐसे वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे जो वो वर्ड्स जानता हो। और अगर एक अच्छे टीचर को लिख रहे हो जो इंग्लिश बहुत अच्छे से जानता है, तो उसके लिए आपको वोकैबुलरी अच्छी यूज करनी पड़ेगी, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप किसके लिए लिख रहे हो, आपकी ऑडियंस कौन है जिसके साथ आप ये रिटर्न कम्युनिकेशन करना चाहते हो। नेक्स्ट आता है हमारा कि वर्बल कम्युनिकेशन को हमने और आगे दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है। कौन कौन से दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है? एक है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा इंट्रा का मतलब होता है खुद ही, खुद में। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, तो हम देखते हैं कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि प्राइवेट होता है, एक्सट्रीमली प्राइवेट बोला जाता है। प्राइवेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, सिर्फ ये कम्युनिकेशन एक व्यक्ति जानता है जिससे वो कम्युनिकेट करता है। मतलब हम अपने आप से जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे हम बात करते हैं कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, मेरी प्री बोर्ड्स आने वाली है लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है, अब क्या करें। तो ये जो हम आपस में अपने आप से कम्युनिकेशन करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन ही है ये भी, और ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो हम खुद से करते हैं, इसके बारे में कोई नहीं जानता, हम खुद से बातें करते हैं। सो इसीलिए इसको बोला जाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ये जब होता है जब हम किसी भी चीज़ के लिए रिहर्स करते हैं, कि जैसे हमें टीचर ने बुलाया है तो हम सोचते हैं कि टीचर ने काहे के लिए बुलाया होगा, शिकायत आई होगी, डांट खाएंगे या टीचर कुछ पूछेगी। एग्जाम में जाते हैं जब हम बोलते हैं कि हम आंसर्स को इस तरह से लिखेंगे, हम आपस में जितना भी कम्युनिकेशन करते हैं वो पूरा कम्युनिकेशन हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब जब ये दो इंडिविजुअल्स के बीच में कम्युनिकेशन हुआ तो ये कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है।
तो जरूरी नहीं है कि ये 2 ही लोगों के बीच में हो, मल्टीपल लोगों के बीच में भी हो सकता है। तो इसीलिए ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को फर्दर डिवाइड किया गया है, जो है हमारा पहला डायडिक कम्युनिकेशन। तो डायडिक कम्युनिकेशन मतलब जब ये कम्युनिकेशन सिर्फ 2 लोगों के बीच में होता है तो उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं हम डायडिक कम्युनिकेशन, या फिर आप बोल सकते हैं डायडिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। जब ये कुछ 2 लोगों से ज्यादा लेकिन छोटे ग्रुप ऑफ लोगों में होता है तो इसको हम बोलते हैं स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक मतलब जब एक ऑडियंस है, बहुत सारा क्राउड है, उसके सामने अगर कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम पब्लिक कम्युनिकेशन। तो अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब वर्बल कम्युनिकेशन हम इम्प्रूव कैसे करेंगे, होता क्या है, वो सब देख लिया। अब इसके फंक्शंस क्या हैं और ये क्या क्या काम करता है तो वो देखते हैं हम। सबसे पहला आता है हमारा इट हेल्प्स अस मेंटेन रिलेशनशिप्स। मतलब ये रिलेशनशिप मेंटेन करने में मदद करता है। किस तरह से? हम अगर किसी से बात नहीं करेंगे तो उससे रिलेशनशिप कैसे स्टेब्लिश होगी? हम दोस्त जब ही बना पाते हैं ना, जब किसी जैसे अनजान व्यक्ति से मैं मिला, मैं उसके पास बैठा हूं, हम 2 घंटे तक, 4 दिन तक, 10 दिन तक बैठे रहेंगे तो भी हमारा रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं होगा। उसके लिए हमको आपस में कम्युनिकेट करना पड़ेगा और वो कम्युनिकेशन हमारा वर्बल कम्युनिकेशन ही पॉसिबल है। तो जब अब वर्बल कम्युनिकेशन होगा तो हमारी आपस में दोस्ती होगी, हम एक दूसरे को जानेंगे, तो इट मेंटेन रिलेशनशिप। और अगर हमने बात करना बंद कर दी तो वो रिलेशनशिप वापस से टूट सकता है। तो दिस हेल्प्स अस मेंटेन रिलेशनशिप। नेक्स्ट आता है हेल्प्स अस ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान रखना। किस तरह से होता है, जब भी हम किसी लोगों से मिलते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो वहां पर हमारा जो आइडिया होता है, जो हमारे दिमाग में है, जो हमारे थॉट्स हैं, उनको हम सामने वाले तक पहुंचा पाए, तो ये काम भी वर्बल कम्युनिकेशन ही कर पाता है। नेक्स्ट आता है हेल्प्स अस डिफाइन रियलिटी। मतलब हमें अगर कुछ सच्चाई बतानी है तो वो हम वर्बल कम्युनिकेशन की मदद से बता पाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आता है इट हेल्प्स अस थिंक। यह हमको सोचने में मदद करता है। जब हम किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं तो अगर वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम उसके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। हमें कम्युनिकेट करने के लिए एक कारण चाहिए। मैं सोचूंगा क्यों? मुझे बात करनी है किसी से, तभी तो मैं सोचूंगा कि हाँ, मैं अपने आप को प्रिपेयर करूंगा कि मुझे उस पर्सन से इस तरह से बात करनी है। तो इट हेल्प्स अस टू थिंक। दोनों चीजें एक दूसरे रिलेटेड है। हम बोले कि जो थॉट्स हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए वर्बल कम्युनिकेशन जरूरी है, और जो थॉट्स आते हैं वो आए उसके लिए भी वर्बल कम्युनिकेशन जरूरी है। नेक्स्ट आता है कैन बी यूज्ड टू रिवॉर्ड एंड पनिश। ये एक चीज है जो हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं कि अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो उसको रिवॉर्ड में हम क्या देते हैं? शाबाशी देते हैं। हम बोलते हैं गुड, एक्सीलेंट जॉब। और अगर कोई गलत काम करता है तो उसके लिए उसको डांटा जाता है, उसको स्कोल्ड किया जाता है। सो दैट इज इट इज यूज्ड टू रिवॉर्ड एंड टू पनिश एज वेल। अब हम आते हैं फटाफट से नेक्स्ट हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे। दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें हम कम्युनिकेशन बिना शब्दों के करते हैं। तो बिना शब्दों के कम्युनिकेशन मतलब हम यहाँ पे हमारा बॉडी मूवमेंट यूज करेंगे, गेस्चर्स यूज करेंगे, फेशियल एक्सप्रेशंस यूज करेंगे, सिंबल्स यूज करते हैं, इमेजेस यूज करते हैं, सिग्नल्स यूज करते हैं। तो ये किस तरह से यूज होता है? जैसे जब हमारी लैंग्वेज जो है वो डिस्कवर नहीं हुई थी, वर्ड्स डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, लोग ड्राइंग्स बनाते थे, ड्राइंग्स बना बना के अपने आप अपनी चीजें एक्सप्रेस करते थे। हमने देखा है पुरानी केव्स अगर हम विजिट करें तो वहां पर भी हम देख सकते हैं कि वहां पे बहुत सारी इमेजेस बनी हुई हैं जो कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करती होंगी, कुछ ना कुछ उनका मीनिंग होगा। तो ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जहां पे वो लोग पिक्चर्स ड्रॉ करके एक दूसरे से कम्युनिकेट किया करते थे। नेक्स्ट हम फटाफट से अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं जो है हमारा फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या फंक्शन थे? तो ये फंक्शन, इसके पहला फंक्शन आता है, ये वर्बल कम्युनिकेशन पे एम्फेसाइज करने में हमको मदद करता है। किस तरह से? जैसे अगर कोई कुछ वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा है तो हम उसमें अटेंटिव हैं कि नहीं, हम सुन रहे हैं कि नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं? नॉड करते हैं। हम
सर हिलाते हैं कि हाँ सही है, कुछ गलत लगता है तो नहीं, मुंडी हिला देते हैं हम ऐसा। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन के लिए एक ऐसा रिप्लाई भी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूज करते हैं। जैसे बोला जाता है हैंड रेज करो, किस किस को आता है किस किस को नहीं, तो दिस इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कि आपने हाथ उठाया किस लिए, यू आर कम्युनिकेटिंग समथिंग, आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं कि यस आपको उस क्वेश्चन का आंसर आता है, तो दैट इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट फंक्शन आता है टू रिप्लेस वर्बल कम्युनिकेशन, जहां पे आप वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हैं वहां पे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूज कर लेते हैं। जैसे किसी को कोई जा रहा है दूर से, हमें हमें पहचान वाला दिख गया, तो उसको हाय बोलने के लिए हम क्या करते हैं, हम चिल्लाते तो नहीं है हाय, सिर्फ हाथ उठा के हैंड वेव कर देते हैं। तो दैट इज द सिंबल कि हम वर्बल कम्युनिकेशन की जगह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को किस तरह से यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है टू कंप्लीमेंट और रीइंफोर्स वर्बल कम्युनिकेशन। किस तरह से, जैसे हमारे फ्रेंड ने हमको बोला कि आप सिलेक्ट हो गए हो किसी कंपटीशन में या फिर आप जीत गए हो किसी कंपटीशन को, तो हम जब खुश होते हैं तो उसकी खुशी हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हमारे चेहरे पे खुशी दिखती है, हम खुशी से उछलने लग जाते हैं, कूदने लग जाते हैं, हम इतना खुश होते हैं। तो वो सारी चीजें, जो भी एक्सप्रेशंस हमारे फेस पे होते हैं, जो भी फीलिंग्स हम एक्सप्रेस करते हैं जिस भी तरीके से, वो सारी चीजें हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है। तो हम वर्बल कम्युनिकेशन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे इमोशंस, जैसा कि अभी मैंने बताया वो रिलेट ही हो गया, एक साथ हो गया वो, कि हम हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है टू गिव फीडबैक, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, जब हमें किसी का जवाब देना होता है तो हम प्रेफर करते हैं कभी कभी कि हम बोले ना, उसकी जगह हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से जवाब दे देते हैं। अब आता है नॉन वर्बल प्रैक्टिसेस को हम हमारे इंटरव्यू के टाइम पे किस तरह से यूज करेंगे, तो ये हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो किस तरह से यूज कर सकते हैं हम आई कांटेक्ट हमारा मेंटेन रहना चाहिए हमेशा, जो भी हमारा इंटरव्यूअर है उससे अगर हम वो हमारा इंटरव्यू ले रहा है तो हमारा आई कांटेक्ट उसके साथ होना चाहिए। अब आई कांटेक्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि घूरते ही रहना है, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकंड के लिए होना चाहिए, फिर ब्रेक डाउन होना चाहिए, फिर आना चाहिए आई कांटेक्ट, फिर ब्रेक डाउन होना चाहिए, फिर आई कांटेक्ट आना चाहिए, फिर ब्रेक डाउन। नहीं तो पता लगा कई लोगों की आदत होती है आई कांटेक्ट बना के रखना है तो घूरते रहो टीचर को या इंटरव्यूअर को, तो वहां पर भी वो कम्युनिकेशन गलत हो जाता है। तो इसीलिए यू हैव टू मेंटेन आई कांटेक्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एट अ टाइम। नेक्स्ट आता है स्माइल करते रहो, नॉड करते रहो। अब स्माइल का मतलब भी यहाँ पे ये नहीं होता है कि आप पूरे टाइम पे स्माइल करते रहो, जहां जरूरत हो वहां पे स्माइल करो, नहीं तो वो जबरदस्ती वाली स्माइल जो होती है वो लग दिख जाती है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपको पोलाइट रहना है, साथ साथ आपकी टोन जो होती है वो भी पोलाइट होनी चाहिए, टोन से भी सारी चीज समझ में आती है। आप भले ही साइलेंटली मतलब कामली और लैंग्वेज को बहुत अच्छा यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी टोन सही नहीं है तो वो भी आपका कम्युनिकेशन वहां पे खराब हो जाएगा। फिर जो है बैठते समय हमें स्लाउच नहीं होना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट रिलैक्स रहना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए, जो भी हमारा इंटरव्यूअर बोल रहा है आपसे पूछ रहा है उन सब चीज़ों के लिए आपको अटेंटिव होना ज़रूरी है। अब हम फटाफट से चलते हैं हमारे विजुअल कम्युनिकेशन पे। विजुअल कम्युनिकेशन जो होता है ये एक बहुत अच्छा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बहुत अच्छी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, जहां पे अगर आप विजुअल कम्युनिकेशन करते हैं तो जिसके साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं वो उस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाता है। और अगर आपका विजुअल कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग है तो और भी अच्छी बात है, अट्रैक्टिव है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वो सामने वाला हर चीज को प्रॉपरली समझ पाएगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम कि हमारा ह्यूमन माइंड जो होता है ना वो इन विजुअल इम्पैक्ट्स को, इमेजेस को बहुत जल्दी प्रोसेस करता है। जैसे अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सिखाया जाता है, तो उनको आप देखना हमेशा जब भी सिखाया जाता है तो जो बुक्स यूज करते हैं, जो चार्ट्स यूज करते हैं, उनमें साथ में इमेजेस भी होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा वो अल्फाबेट को नहीं समझता, उस लेटर को नहीं याद रखता है, वो उस इमेज को याद रखता है, एप्पल की इमेज को याद रखता है कि यस ये एप्पल है, तो ये अगर दिखेगा तो ए फॉर एप्पल बोलना है, बॉल दिखेगी तो बी फॉर बॉल बोलना है। तो ये विजुअलाइजेशन से बच्चा याद करता है और धीरे धीरे जाके फिर वो समझता है कि हाँ ये ए फॉर एप्पल है, फिर बी फॉर बॉल है। तो सबसे बेसिक चीज जो होती है वो विजुअल कम्युनिकेशन होता है। हम वीडियोस बनाते हैं तो वो वीडियोस भी अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए, क्यों?
क्योंकि उसका विजुअल कम्युनिकेशन प्रॉपर होता है। अगर विजुअलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा किसी भी चीज का तो अंडरस्टैंडिंग जो होती है कहीं ना कहीं वीक हो जाती है। तो विजुअल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि विजुअल की बात कर रहे हैं तो जो प्रेजेंटेशंस बनती हैं ऑफिस में या कोई देता है तो प्रेजेंटेशन आपकी किस तरह से होनी चाहिए वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे कि आपका कंटेंट जो होना चाहिए वो सुटेबल होना चाहिए। मतलब प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो सारी चीजें आपकी स्लाइड्स में होनी चाहिए। कंटेंट शुड बी सुटेबल। नेक्स्ट आता है फॉन्ट शुड बी लेजिबल। मतलब फॉन्ट इतने होने चाहिए कि प्रॉपर दिखें, ना बहुत ज्यादा बड़े होने चाहिए ना बहुत ज्यादा छोटे होने चाहिए, जितना जेन्युइन होना चाहिए जो फॉन्ट स्टाइल होनी चाहिए वो सारी चीजें होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि जबरदस्ती के कलर भर दिए, जबरदस्ती का फॉन्ट बड़ा बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया, वो सारी चीजें आपकी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका लॉजिकल हायरार्की। मतलब लॉजिकली वीडियो चलनी चाहिए। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। कई लोग क्या करते हैं प्रेजेंटेशन को उल्टा सीधा बनाते हैं कि शुरुआत कहीं और से हुई, फिर बीच में वाला पार्ट कहीं और कर दिया, फिर कहीं और कर दिया। तो जो सीक्वेंस है हमारी प्रेजेंटेशन की वो प्रॉपर नहीं हो पाती। और जब आप किसी चीज को सीक्वेंस में एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो उसे सामने वाले को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि शुरुआत कहाँ से हुई थी और खत्म कहाँ हो रहा है। तो लॉजिकल हायरार्की मेंटेन्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका नेगेटिव स्पेस। मतलब आपकी प्रेजेंटेशन जो होती है उसमें खाली जगह भी होनी चाहिए। कई लोगों की आदत होती है प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो सब कुछ भर दिया, ऐसा लगता है कि कचरा भरा हुआ है प्रेजेंटेशन में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपकी प्रेजेंटेशन इतनी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, जितनी की जरूरत है उतना ही लिखा हुआ होना चाहिए। जैसा मैं जितना सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ उसके दो दो वर्ड्स लिए हुए हैं, सुटेबल कंटेंट, फोन शुड बी लेजिबल, लॉजिकल हायरार्की। मैं चाहता तो पूरा पूरा सेंटेंस लिख सकता हूँ जो आपकी बुक्स में अवेलेबल है, लेकिन नहीं, मुझे क्या करना है, मेरी प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाना है, प्रेजेंटेबल बनाना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं और फिर मैं बोल तो रहा हूं तो मैं बोल के सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो नेगेटिव स्पेस आपकी प्रेजेंटेशन में होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज आती है इलस्ट्रेशन शुड मैच। मतलब जो एग्जाम्पल्स आपने लिए हैं वो आपकी प्रेजेंटेशन से मैच होने चाहिए। जो चीज आप आपकी प्रेजेंटेशन में दिखा रहे हो वो सारी चीजें आपके कंटेंट से, आपके मैटर से मैच करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा कि कलर्स टू हाईलाइट। मतलब जिस चीज को हाईलाइट करना है उस चीज पे आप कलर्स यूज करो, प्रॉपर कलर मैनेजमेंट करो कि हाँ ये चीज मुझे हाईलाइट करनी है तो इसको मैं इस कलर से लगाऊंगा, जिसको हाईलाइट नहीं करना है उसको कोई कलर नहीं दें। तो ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी यहाँ पे पूरी वीडियो में। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन 3 तरह की होती हैं, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। वर्बल में हम वर्ड्स का यूज करते हैं, नॉन वर्बल में हम बॉडी मूवमेंट, गेस्चर्स, एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं, और विजुअल कम्युनिकेशन में किसी को भी, व्यूअर को या जिस ऑडियंस है हमारी, उसको हम कोई भी चीज दिखाकर जो है कम्युनिकेट करते हैं। दिस वाज द वीडियो। आने वाले सेशन में, आने वाली वीडियो में हम सेशन नंबर 2 करेंगे जो कि है कम्युनिकेशन साइकिल। तो ये सारी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी कंटिन्यू, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मेरी वीडियो आए तब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।